उसके आगे का पॉइंट लिखो, रजिया के आगे का। देखो सुनो, रजिया का जो हस्बैंड था ना, बहराम शाह था शायद, उसको हटा दिया था, जेल वेल में डाल दिया था, और उसका कहानी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगला लिखो आप लोग। अगला उसके बाद जो भाई बातें नहीं करो प्लीज। अगला जो है उसका लिखो आप लोग, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, किसको सुल्तान बनाया? इसके बाद किसके बाद? रजिया के बाद। ये जो सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद, ये किसकी हेल्प से बना? याद है, नाम बताया था मैंने एक। एक्चुअली इसने आपको पता है नसीरुद्दीन महमूद से पहले भी ना एक बंदा था, ये जो नसीरुद्दीन है, नासिरुद्दीन एक्चुअली, ये जो नासिरुद्दीन है ना, इससे पहले भी एक बंदा था आराम शाह मसूद शाह करके, ये भी सुल्तान बना था, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहा। और मसूद शाह से पहले कौन थी? रजिया थी, है ना? उससे पहले का हम पढ़ चुके हैं। तो नसीरुद्दीन जो था ना, ये जैसे मनमोहन सिंह की स्थिति नहीं है, वैसी स्थिति थी इनकी कुछ। मतलब कि ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। मनमोहन सिंह को जानते हो आप लोग? क्या किस रीजन की वजह से उनका पॉपुलर कैरेक्टर? वो ज्यादा नहीं बोलते, उनके सारे डिसीजन कौन लेती है? सोनिया गांधी, ऐसा कहते थे, है ना? कहते थे, ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसी सेम इसकी हालत थी। ये ज्यादा डिसीजन ले ही नहीं पाता था। ये बना था किसकी वजह से? ये बलबन की वजह से। क्या बना था? ये राजा बना था। और बलबन कौन है पता है आपको? बलबन वॉज द किंग ऑफ, बलबन वॉज द सुल्तान, है ना? 40, वो 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था ना, जिसे चालीसा कहते हैं, बताया था मैंने। 40 लोगों का एक समूह था, जिसे क्या कहते हैं? चालीसा कहते हैं। उसी 40, यही 40 लोग डिसाइड करते थे कौन राजा बनेगा और नहीं बनेगा। उसी 40 लोगों में से एक राजा था, एक बंदा था, इसका नाम था बलबन। बलबन ने ही इसको राजा बनाया था। ठीक है ना? और बलबन के इशारों पे समझ लेते से काम कर रहा था। ये बहुत ही गरीब भी था, मतलब कि टोपी सी के गुजारा कर रहा है। ऐसा कौन सा सुल्तान है जो टोपी सी के गुजारा करता है? इसका मतलब ये हो गया कि शायद धार्मिक रहा होगा, और होता है ना मुसलमानों में जैसे होता है कि भाई ब्याज का पैसा नहीं खाना या इस तरह की चीजें, तो वो इस तरह की चीजें नहीं करता था। वो शायद खुद ही काम करता था, खुद ही वो उसको। ठीक है, तो ऐसा सुल्तान, ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी के गुजारे करता था। लिख लो आप लोग। नसूरुद्दीन ऐसा सुल्तान था नसीरुद्दीन वॉज सच ए किंग, ऐसा सुल्तान था जो टोपी सील का गुजारे करता था। टोपी सीकर, सीकर ही है, ठीक है ना? मतलब ये अपने ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करता था? टोपी सीलता था, है ना? अपने मतलब कि आय के लिए, अपनी इनकम के लिए ही स्टिचेस क्लोथ्स एंड हैट्स फॉर हिज इनकम। उस पर डिपेंडेंसी थी इसकी। ये बना था भाई, आप लगा लो 1246 में बना था। सुल्तान कब बना? 1246 में। ठीक है, उससे पहले वो था। आगे बढ़े। बलबन ने इसको राजा बनाया था ना, और बलबन ने क्या किया?
अपनी पुत्री का विवाह भी किससे करा दिया और खुद उसकी मदर से शादी कर ली। ठीक है ना, हालांकि ये मदर वाली बात नहीं लिखनी, लेकिन पुत्री वाला लिख लो आप लोग। वैसे ये आता नहीं है क्वेश्चन, तो इसको स्किप ही कर दो, छोड़ो हटाओ, ये स्किप कर दो, ये शादी ब्याह का मामला स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। अब मेन आते हैं गाइस बलबन के बारे में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बलबन ने ना इसको एक उपाधि भी दे रखी थी गाइस, उपाधियां भी आपके ना उसमें आती हैं, क्या नाम है, उल्गू खां की उपाधि दे रखी थी। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो बलबन के बारे में, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग बलबन के बारे में। लिखो इसका वास्तविक नाम क्या था बलबन का, इसका वास्तविक नाम, रियल या ओरिजिनल नाम क्या था इसका? इसका नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था इसका? बहाउद्दीन नाम था इसका। और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। प्रॉब्लम हो रही है लिखने में? नहीं हो रही है? किस भाषा में लिख रहे हो? ओके ठीक है। देखो या तो बैच पूरा इंग्लिश वाला हो तो चल जाता है, कहीं में वो तो चल प्रॉब्लम होगी, खैर चलो। बलबन जो है गद्दी पे कब बैठा? बलबन 1266 में। आप किस में लिख रहे हो भाई? उर्दू? हाँ कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कंफर्टेबल। अब देखो पिछले बैच में ना ज्योग्राफी पढ़ाना आज शुरू किया था, ज्यादातर बच्चे उसमें इंग्लिश मीडियम वाले थे, लेकिन वो ठीक तो उनको समझ में आ रहा था तो चल रहा था। बलबन 1266 में गद्दी पे बैठा। ये मंगोलों से ना आक्रमण, जो मैंने कहा था ना मंगोल आक्रमण करते थे भारत पे, मंगोलिया देश के थे ये, है ना, तो ये भारत दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाने में सफल रहा। ठीक है, इस सारी कहानी किसकी लिख रहे हैं हम लोग? या मंगोलों के आक्रमण से, आक्रमण यानी कि अटैक से दिल्ली को बचाने में सफल रहा। दिल्ली को बचाने में इसने ना दरबार में ना प्रथा चालू की कि भाई राजा के आपको पैर चूमने हैं, राजा का हाथ चूमना है ना, राजा के सामने घुटनों पे बैठना है, सच काइंड ऑफ रिचुअल से शुरू किया दरबार के अंदर। मतलब राजा का एक ना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया
इससे पहले जैसे नसीरुद्दीन था, इससे पहले वो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खड़ा होगा तो भी ठीक है, नहीं खड़ा होगा, लेकिन कहा कि अगर राजा खड़ा होगा तो तुम्हें भी खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज, तो इसने दो प्रथाएं चालू की, सिजदा और पैबोस। आगे बढ़े, चलो। नवरोज का फेस्टिवल शुरू किया गया इसने, आगे लिखो आप लोग। नवरोज का त्योहार प्रारंभ किया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गाइज यहीं से अब पूछे जाएंगे, मतलब बलबंत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही इसने किया, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं, ठीक है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो आपको जितना मैंने पीछे पढ़ा उससे हार्डली एक आधा क्वेश्चन आएगा। नवरोज का त्योहार, तो क्या इसने नवरात्र बनाने शुरू कर दिए थे? ये चल रहे हैं। नवरोज का मतलब यही होता है क्या? ठीक है, नवरोज का त्योहार शुरू किया, वो उनका अपना नवरोज था, ठीक है ना, हमारे से कोई लेने देना नहीं था। आगे की बात करते हैं, और क्या क्या है। इसने गाइस एक और काम किया था कि इसके जो दुश्मन होते थे ना, उसके खिलाफ इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। मतलब जो इससे गद्दारी करेगा, जो इससे दुश्मनी करेगा, उसको बहुत ही हार्ड सजा देता था ये, ठीक है। तो लोह और रक्त की नीति का पालन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बोलते हैं इसको, आयरन एंड ब्लड। इसमें क्या होता था, हार्ड पनिशमेंट देता था ये। और जो इसका दामाद था, कौन था इसका दामाद भाई, जिसने इसकी बेटी से शादी की होगी वो उसका दामाद होगा, कौन था इसका दामाद? नसीरुद्दीन था, है ना। तो जो इसका दामाद था, उसके दामाद ने बलबन को उपाधि दी थी उलगू खां की, ठीक है। अपने दुश्मनों को जो है ना बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देते थे। जैसे मान के चलो एक स्टील का, वैसे तो ये पुराने जमाने का भी है, स्टील का मान के चलो उन्होंने एक बैल बनाया, कोई जानवर बनाया स्टील का, उसको गर्म किया, और उसमें उसको किसको डाल दिया, दुश्मन को डाल दिया, ठीक है। वो चौको लावा की तरह मेल्ट हो जाता था दुश्मन। मैं बलबन को उल्गू खा के बाजी
इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? बलबन के दरबारी कवि कोर्ट पोएट अमीर खुसरो, अमीर हसन। अमीर खुसरो का नाम सुना आप लोगों ने? आजकल गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिला के। ये गाना अमीर खुसरो का लिखा हुआ है, ठीक है। इतना पुराना। अमीर खुसरो एक ऐसा राजा था सल्तनत काल में, मतलब राजा नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति था। राजा बदलते गए लेकिन ये सबके दरबार में रहा, मतलब 6-7 राजाओं के दरबार में लगातार बने रहा, जो मेन राजा थे। बहुत सारी बुक्स हैं, आप पूछेगा भी आगे लिखेंगे। अमीर खुसरो के बारे में अलग से पढ़ेंगे अभी आगे। अच्छा, बलबन के बाद भी कई राजा है, लेकिन इसका जो अंतिम राजा है गुलाम वंश का, ठीक है, गुलाम वंश का लास्ट एम्पायर शमशुद्दीन कैमूर्स। अमीर खुसरो और अमीर हसन। मैंने रजिया का ये लिखवाया था, कब किस साल हटाया गया था रजिया को? 1240 लिख लेना आप इसको, ठीक है ना। लिखा 1240, 1240 लिखवाया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैथल कहाँ है? हरियाणा में। अब 1240 है ना, हत्या होगी तो हट गई सिंहासन से। बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया, और जब मार के हटाया या कैसे भी हटाया। 1240 के बाद तो रही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट देखो, सुनो क्वेश्चन क्या क्या हुए हैं। कह रहा है कि दिल्ली की गद्दी पे कुतुबुद्दीन ऐबक कब बैठा, तो 1206 में। दूसरा सवाल है, बलबन को उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने, उसका जो दामाद था। किस चीज की उपाधि दी थी? उलगू खां की उपाधि दी थी, है ना। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज और किसके बीच में हुआ था? गौरी के बीच में। तीसरा क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को सिंहासन से कब हटाया? 1240 में। चौथा क्वेश्चन है, किसने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की? तो बलबन ने, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बलबन ने किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया? ये जो बलबन था ना, ये इसका पीए था। इसका अपने दामाद का ही पीए था। इसका दामाद कौन था? नसीरुद्दीन। हालांकि ये गुलाम किसका था? और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? पूरा गुलाम वंश ही चल रहा है ना, जब तो गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, ठीक है ना।
लेकिन ये पीए था अपने दामाद का नसीरुद्दीन का। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सारे आए हुए हैं। क्वेश्चन निकालने का टाइम नहीं है, मैंने ये बताया आपको, बाकी लोग भी ध्यान सुनना आप लोग, मैंने ये बताया क्या, हाँ 2-3 स्लाइडें लिखवा दी। रजिया सुल्तान का लिखवाया, बलबन का लिखवाया, ठीक है। अरे आ जाओ, अरे देखो सुनो, मैंने ये बताया कि नसरुद्दीन कब गद्दी पे बैठा, 1206 में। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बलबन को क्यों बलबन को किसने उपाधि दी थी, उल्गू खां। बलबन को उपाधि किसने धारण की, अच्छा बलबन खुद उपाधि है एक्चुअली में, ठीक है ना, गलत लिखा क्वेश्चन, गलत है। बलबन को उपाधि दी थी ना, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, हाँ भाई, उसका नाम बहाउद्दीन उसका ओरिजिनल नाम था, और उसको उपाधि दी थी किसकी, उल्गू खां की उपाधि उसके दामाद ने दी थी, है ना, नसीरुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज और किसके बीच में हुआ था, तो गौरी के बीच में हुआ था। तीसरा, रजिया कब गुंडों में फंसी थी, 1240 में, 1240 में। आपने कितना बताया, कैथल में, 1240 में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 12 में हट गई तो, है ना, मान के चलो अगर ये कहीं की महारानी है, ठीक है ना, तो हटाने के 2 तरीके, या तो इस गद्दी से हट जाए या कैसे भी हट जाए, मार देंगे तो वैसे ही बैठ जाएंगी। ठीक है, अगले की बात कर रहे हैं, हाँ साफी है, पता नहीं सुबह का फेंकना तो फेंक दो। अगला क्या कह रहा है आपका, किसने सिजदा और पैपोस प्रथा की शुरुआत की, तो ये सिजदा प्रथा भाई, उस समय जो राजा होता था ना वो थोड़ा मीठा होता था, ठीक है। ये चक्कर पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल लोग चटपटे भी हो रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान सुना आप लोग, सिजदा था कि राजा का हाथ चूमना या राजा के पैर चूमना, ठीक है ना, हाँ सिजदा पैपोस। अब उतनी डिटेलिंग में नहीं पता, समझ जाना आप लोग बस। हाँ सिजदा में यही होता था, सर झुकाना, जैसे राजा खड़े रहेगा आप भी खड़े रहो, ठीक है ना, अगर दरबार में राजा खड़ा तो आप भी खड़े रहो। और पैबोस प्रथा में शायद आई थिंक ये था कि हाथ पैर चूमने की प्रथा थी। पैर चूम रहे, नॉनसेंस। आगे बढ़े, अरे क्या देखना ये क्या, रजिया वाला, ये रजिया ने नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तान बना, रजिया के बाद सुल्तान ये बना। हाँ नसीरुद्दीन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी के गुजारा करता था। हाँ, हाँ। और नसीरुद्दीन, हाँ जी, नसीरुद्दीन का पीए कौन था, बलबन था। बलबन एक, देखो बलबन उपाधि नहीं है, ये बुक में उपाधि दी है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स में, ठीक है ना, उपाधि उल्गू खां की है, ठीक है ना। बाकी बलबन भी उपाधि हो सकती है, मुझे इस बात की जानकारी क्या पता, क्योंकि इसका एक्चुअल नाम क्या था, इसका नाम एक्चुअल क्या है, बहाउद्दीन, बलबन का एक्चुअल नाम बहाउद्दीन है, तो बलबन था। हाँ उल्गू खां की उपाधि दे दी, इसको 2 नाम दे दिए, ये भी उपाधि दे दी, और हाँ एनसीईआरटी में तो उल्गू खां को दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इल्तुतमिश गुलाम था, ठीक है, ये इल्तुतमिश का गुलाम था एक्चुअली, है ना। और गद्दी पे बैठा, आक्रमण किया किस पे, दिल्ली पे मंगोलों से बचाया। तो ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मंगोलों को किसने बचाया, क्या पता क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन भी देखे नहीं, टाइम नहीं वाला, मैंने क्वेश्चन रख लेता। अभी जो 10-20 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बताया वो इसी के थे। देखो अभी एक क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है ना कि मंगोलों के खिलाफ जो है किसने युद्ध लड़ा, तो ये बलबन ही था। बाकी देख लेंगे, भी आगे क्वेश्चन में देख रहा हूं, लड़ा था सबसे पहले बलबन ने शुरुआत की थी, मतलब की, ठीक है ना। मंगोल कहां से आए थे, मंगोलिया से आए थे, मंगोलिया, चंगेज खां। और ये जो मुगल हम पढ़ेंगे ना आगे, ये मुगल जो है ये चंगेज खां और तैमूर लंग के ही वंशज हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। ये पढ़ा हमने, नवरोज का त्योहार शुरू किया बलबन ने, कौन सा नवरोज, हमारे नवरात्रे नहीं, ये आए नवरात्रे माता के, नहीं, उनका अपना नवरोज था, फारसी में ना, फारसी जहां से वो लोग आए थे, फारसी बोल रहा हूँ, पारसी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत ही क्या करता था, बहुत ही हार्ड पॉलिसी अपनाता था, लो और रक्त की नीति अपनाता था, इस पॉलिसी का नाम है। उसमें क्या करता था, वो हार्ड पनिशमेंट देता था उसको, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक लोहे का वो रख लिया, एक कंटेनर, उसको गर्म किया, उसके नीचे उसके अंदर क्या डाल दिया,
दुश्मन को डाल दिया, है ना, वो हाँ वो चौको लावा की तरह मेल्ट होता था वो। ठीक है ना, आगे बढ़े। नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। अब ये थोड़ा सा सस्पेंशन है, लेकिन सस्पेंड है, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तबले और सितार की खोज अमीर खुसरो ने की। ऐसा कौन सा कवि था जो सबके दरबार में रहा? अमीर खुसरो। ठीक है ना। एक और सुना होगा आप लोगों ने, खुसरो दरिया प्रेम का चढ़े सोतरा पार करके, ये भी किसने लिखा? अमीर। और जो गाना मैंने आपको बताया कि छाप तिलक सब छीनी, ये भी किसका लिखा हुआ है? ठीक है ना, इतना पॉपुलर कि अभी तक चल रहा है, 2024 में गाना हिट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। गुलाम वंश का अंतिम राजा, बलबन के बाद और भी राजा आए होंगे, इस बात की जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं है, हमें भी नहीं है। हमने क्या होगा भी तो हमारे काम का नहीं, हमारे एग्जाम में जो आया हम सीधे वो कर लिए। ठीक है ना। शमशुद्दीन क्या, मुझे व्यक्ति का नाम है? हाँ, समुद्दीन, एक्चुअली समुद्दीन है। ठीक है, लास्ट इंपेरर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? गुड़ खा तसले में खिलजी वंश। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। लिखो आप लोग खिलजी वंश के बारे में। हाँ वही वही। आपने मूवी देखी है? परसों ही देखी थी? फिर तो मजा आ जाएगा, मैं रिलेट कर दूंगा। मैं बताता, रिलेट होता था भाई, लेकिन मूवी का देखा हुआ ना, हर चीज ट्रू नहीं होती है। कहीं उसके बेसिस पे तुम एग्जाम में टिक कर रहे हो क्वेश्चन, गलत हो जाएंगे वो। क्योंकि मूवी के आगे में डिस्क्लेमर आता है ना कि वो सिर्फ स्टोरी पर्पस है, रियलिटी से कोई लेने देना नहीं, साफ लिख देते हैं वो लोग। अब ध्यान सुना आप लोग, उस मूवी में आपने देखा कि उसका जो चाचा होता है, जो मोटा सा होता है ना, वो गले में पहनता है ना एक वो, तो कहते हैं ये कहां से लाया, कह रहा है ये तोहफा हमने खुद को दिया है। देखा है ना। हाँ तो वो तो तोड़ लेता उसको, बोलना नहीं आप लोग प्लीज। ठीक है, वो तोड़ लेता उसको। ठीक है, तो वो जो चाचा है उसका, उसी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है ना, चाचा ने स्थापना की। चाचा का नाम लिख लो आप लोग, फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, पॉपुलर हो गया वो एक अलग बात है। ठीक है, तो संस्थापक यानी कि फाउंडर की बात करें अगर हम लोग, तो फिरोज खिलजी। इसको, उसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, लेकिन जलालुद्दीन को छोड़ दो आप लोग, खाली फिरोज लिख लो। हाँ फारसी बोलते थे उस समय। और इनकी जो कैपिटल थी गाइस, इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। किलोखड़ी जगह है ये, अभी कहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से किलोखड़ी। अब देखो सुनो, वो जो मूवी में आपने देखा पद्मावत मूवी में, ये उसका चाचा है, मोटा सा, मोटा सा ही तो था। और वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, तो जो शतुरमुर्ग पकड़ के करने के लिए जाता है, शतुरमुर्ग पकड़ने जाता है ना, ये इसका चाचा है। क्या इसका ये, और चाचा की एक बेटी भी है ना। तो ये इससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है चाचा की बेटी से, है ना। मुस्लिम्स में क्या होता है कि जो अपना मदर होती है ना, मदर की जो उसको छोड़ के, मदर की जो बेटी होती है उसको छोड़ करके वो रिलेटिव में शादी कर लेते हैं, है ना। तो चाचा की बेटी से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेता है, और उसको क्या कर देता है, चाचा को निपटा देता है ना। तो इसने अपने चाचा की, या यूं कह लो ससुर की हत्या कर दी, और खुद क्या बन गया, कौन बन गया, अलाउद्दीन। ठीक है ना, लिखो आप लोग, फिरोज खिलजी की हत्या। जी हाँ, हाँ ये याद है। फिरोज की हत्या, फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में। उसके भतीजे और दामाद, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी वर्ड है भतीजा और दामाद, अंडरस्टूड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, दिख जाए तो समझ जाना आप लोग। हाँ हाँ, अलाउद्दीन ही लिख रहा हूँ मैं, भतीजा दामाद लिख नहीं रहा मैं।
उस मूवी में एक और आदमी दिखाया है, अलाउद्दीन के लिए उसका चाचा जो है ना, एक दास खरीद के लाता है 1000 दिनारी, 1000 दिनार का। क्या नाम है उसका? मलिक कफूर। वो भी मीठा है। देखा था ना, मेरी गली में भी बहुत मीठे हैं वैसे। हाँ, मलिक कफूर वॉज अ नाइस, नाइस क्या बोलेंगे उनके लिए, नाइस। ठीक है, मलिक कफूर जो एक अच्छा सेनापति था। और देखो अलाउद्दीन के बारे में इतनी चर्चा क्यों सुन रहे हो आप लोग, है ना? इसका कारण था कि अलाउद्दीन की एक्सपेंशन की जो नीति थी ना, वो बहुत ही ब्रॉड थी। उसने जीता चीजों को। ठीक है ना, एक एक चीज को बताएं अगर डीप में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इन शॉर्ट ध्यान रखते हैं हम लोग। देखो, हाँ, सबसे ज्यादा टक्कर लिया मंगोलों से, पहले नहीं। पहले तो वो बलबन ने लड़ी, टक्कर ली। बलबन ने सेव किया दिल्ली को मंगोलों से। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा ज्यादा टक्कर जो ले सकता था वो इसी ने लिया, और इसने बचाया भी। और इसी ने ही 4000 मंगोलों को, तो सिरी फोर्ट है ना यहाँ पे, उसमें चुनवा दिया। अभी भी होंगे शायद, अगर खोदा जाए तो निकलेंगी उनकी अस्थियां। ठीक है ना? और कुछ मंगोलों को मंगोलपुरी दे दी, जो यहाँ पे आके बच गए। ठीक है ना? लिखो आप लोग आगे लिखो। ये सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राजा बना है 1296 में। मैं डेट नहीं लिखवा रहा हूं, वरना आप लोगों को पूरा डेट वेट पढ़ने। देखो, राजा महान होता है अपने इकोनॉमिकली एक्शंस की वजह से। जैसे आप में से देखा होगा, जिसको कुछ नहीं पता उसने भी अकबर का नाम सुना है, जिसको कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे में उसने अशोक का नाम सुना है। तो इतिहास में 2 ही राजा महान है वैसे तो, एक अकबर और एक अशोक। महान तो कई सारे हैं, लेकिन इन दोनों को महान इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से जनता जो है वो खुश थी। वैसे वैसे खुश थी। वैसे ये जो गुप्त काल पीछे पड़ा हमने, ये भी बड़ा ही गोल्डन एरा था। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त डायनेस्टी को कहते हैं। ऐसा नहीं, सोना बरस रहा है। ठीक है ना? इसका तो ये हो गया कि जनता खुश है। स्वर्ण काल का तब लोगों के पास वेल्थ अच्छी खासी है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाएं। अब इसके बारे में पढ़ते हम लोग। मेन अलाउद्दीन को याद किया जाता है 2-3 कामों के लिए। पहला, आर्मी को लेकर के। अलाउद्दीन से पहले जितने राजा आए उनकी जो आर्मी थी वो परमानेंट नहीं थी। मतलब कि जब भी राजा को आर्मी की जरूरत होगी, पता है क्या करेगा राजा? किसी को बुलाएगा, यूज करेगा उसको आर्मी में, और जब युद्ध नहीं चल रहा होगा तो उसको एक जमीन का टुकड़ा दे देगा। जैसे बिहार का कहीं का सूबेदार बना दिया, और वो वहां पे क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है, और अपना भी काम चला रहा है, और राजा को भी टैक्स दे रहा है। ठीक है ना? समझ रहे हो इस चीज को आप लोग? बाद में क्या होता था कि जब राजा मर जाता था किसी कारणवश, या टाइम पूरा जाता था, तो वो जिसको उसने बनाया था वो उस जगह का राजा ही बन जाता था। ऐसा ही एक व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, हम लोगों ने बिहार की चर्चा अभी तक नहीं की है इतिहास में, लेकिन ये जो गुलाम वंश शुरू हुआ ना, तभी से बिहार की चर्चा शुरू हो गई है। गुलाम वंश में एक व्यक्ति था ना जिसने नालंदा जलाया था, बख्तियार खिलजी, है ना? तो बिहार में जाओ, अब बिहार शरीफ वाला जो इलाका है वो इन्हीं के द्वारा बसाया गया है। ठीक है? तो रिलेटेबल है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में इसका। ठीक है, अब आगे लिखो आप लोग। अच्छा देखो, मैं ये करता कि अलाउद्दीन से पहले जो राजा है वो आर्मी वगैरह को परमानेंट नहीं रखते थे। अलाउद्दीन ने क्या कहा कि मैं परमानेंट आर्मी रखूंगा, सैलरी दूंगा उनको प्रॉपर हर महीने, चाहे युद्ध हो या ना हो। जैसे भारतीय सेना भारत सरकार दे रही है ना? लेकिन सैलरी का लोड तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी दे रहा था। प्लस में वो बड़ा शक्की भी था, मतलब कि शक करता था कि यार ये कहीं दूसरे की पार्टी से तो नहीं मिल गया है, मेरी सेना का है लेकिन दूसरे की, तो इसका हुलिया लिखेंगे। तो हुलिया लिखने की प्रथा भी किसने चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागा, जैसे देखा ना गाय के ऊपर निशान लगा देते हैं लोग, बाग जला देते हैं, कुछ मार्क दे देते हैं उसको, ऐसे घोड़ों को दागने की प्रथा। तो दाग प्रोसेस जो है वो भी किसने चालू किया? खिलजी ने। हुलिया लिखने की प्रथा भी खिलजी ने। सैलरी देना खिलजी ने। तो आर्मी के रिफॉर्म्स कर दिए इसने। ये आर्मी के रिफॉर्म तो करके चला गया, इसने जगह भी जीती, यूज भी किया, क्योंकि ये युद्ध लड़ता था इसलिए काम था। ठीक है ना? लेकिन इसके बाद के राजाओं को बहुत दिक्कत आई, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये तो आर्मी रिफॉर्म हो गया। अब इकोनॉमिकली रिफॉर्म, इसने कहा जो बेईमानी करेगा, मान के चलो कोई बनिया है, उसने 100 ग्राम कम तोला है, कह रहा है मैं उसको 100 ग्राम शरीर से मांस काट लूंगा। ठीक है?
जो जितना कम तोलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। तो इसने बहुत सारे सदर मंडी, सदर दीवान ऐसे करके बहुत सारे लेवल बनाए। जैसे मान के चलो हमारे पता चला कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी है। उसने कहा कि इस मंडी में उसने अपना बंदा बैठा दिया एक सरकारी, पता करो भाई, और गुप्तचर फैला दिया कि भाई पता करो, जो बेईमानी करे वो बताओ, मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। तो कोई भी बेईमानी नहीं करता। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। मतलब कि प्राइस अपने हिसाब से आप नहीं बदल सकते, राजा डिसाइड करेगा प्राइस, अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी बढ़ा दिया कुछ भी रख दिया। ठीक है, ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था पहला? ठीक है ना, देखो हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वरना मैट्रिक्स से डीप भी जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप ये मत देखा करो कि ये बात ठीक है कि जैसे आप जीके वीके पढ़ते हो ना, रजिया को कैथल में मार दिया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप राजा की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ो, राजा की पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में पढ़ो, राजा की आर्मी पॉलिसीज के बारे में पढ़ो। ठीक है, आओ चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसने इसने किसने? अलाउद्दीन ने। ठीक है, घोड़े को दागने, घोड़ों को दागने, इसको सिर्फ दाग बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। ठीक है, घोड़ों को दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने, सैनिकों का हुलिया लिखने, ठीक है, और नगद वेतन देने, और नगद वेतन देने का काम शुरू किया। हुलिया लिखने के लिए हम क्या कहेंगे भाई? एक तरह से बायोमेट्रिक करवा रहा था इनडायरेक्टली। ठीक है, ताकि पता ना चले। ठीक है, वतन भी देते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इनके घर का ही था ना। इतना प्यारा बंदा था ये, पूछो मत। कैसे प्यारा था? पहले रूल ये था कि राजा कुछ लूट के लाएगा ना, तो 1/4 रखेगा राजा, क्या रखेगा, और 3/4 कौन रखेंगे? जो आर्मी के पर्सोनल है, सैनिक, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। इसने कहा नहीं, ये रेशो गलत है, रेशो सही करो। 3/4 रखेगा और 1/4 कौन रखेगा? उल्टा कर दिया इसने हिसाब किताब। ठीक है ना, तो ये आपको वैसे ध्यान रखना है कि लूट का धन को चेंज किया था। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, इसको स्किप कर दो फिलहाल तो, या तो आगे की बात करते हैं। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, प्राइस स्टेबिलिटी प्रोसेस। इकोनॉमी में हो सकता है कि इस प्रोसेस का कुछ और नाम भी हो। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि इसके साथ इसका इसका कौन था भाई? इसके साथ इसका वो मलिक कफूर, जो इसका क्या था, सेनापति था ना। भाई साहब, ये पहला राजा था जिसने अपने अभियान को दक्षिण भारत तक लेके गया। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी चीफ। वो आर्मी चीफ भी था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लिखो आप लोग दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी, समझ जाओगे ना, मलिक कफूर को भेजा।
ही सेंट हिज आर्मी चीफ और मलिक कफूर फॉर द स्टेट एक्सपेंशन कह लो आप, बाउंड्रीज एक्सपेंशन कह लो आप इन साउथ इंडिया, और कामयाब भी रहा। हाँ वही एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश का फर्क। देखो सुनो, जो गुलाम होते थे ना वो इनके बच्चों से भी ज्यादा वफादार होते थे, क्योंकि गुलाम के पास कोई और होता नहीं था फैमिली वगैरह की वो उसके पास जाए, है ना। इससे राजा भी इस पर डिपेंड है और वो भी इस पर डिपेंड है, तो ये अपने बच्चों से ज्यादा भरोसा करता था। हालांकि इसके बेटे भी थे। वो मूवी जो देखी आपने पद्मावत, उसमें रावल रतन सिंह के जो अटैक करता है, उसके बाद क्या होता है उस मूवी में, जौहर हो जाता है। जौहर के बाद क्या होता है, वो इलाका आप देखोगे, भारत का जो इलाका है कौन सा वाला, मेवाड़ वाला, जहां पे वो बैठा हुआ है, ये जो मेवाड़ वाला इलाका है ये बिजनेस के रूट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो वो अपने बेटों को वहां पे बिठाता है, किसी और को नहीं, अपने बेटों को। आगे की स्टोरी तो उस मूवी में दिखाई नहीं, आगे का पढ़ो आप, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, युद्ध हुआ वो तो ठीक था, लेकिन अपने बेटे को वहां पे जाता है और वहां पे कई सालों तक शासन करता है, क्योंकि वो जो इलाका था वो गुजरात से कनेक्टेड था, गुजरात व्यापारियों के लिए शुरू से ही फेमस था, या आगे मुल्तान से कनेक्टेड था, तो काफी इंपॉर्टेंट था वो एरिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे की बात लिखो आप लोग। इसने ना कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, कई सारी बिल्डिंग बनाई। क्या कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई, एक इसने बनाया जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई, सिरी का किला, सिरी का किला, हजार खंबा महल। दिल्ली में लगभग मैं सब कुछ घूम चुका हूं और कई बार घूम चुका हूं। ठीक है, एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं सिरी का किला घूमने के लिए जाऊं। बता तो रहा हूं, ये सफदरजंग के पास ही है। ठीक है, सफदरजंग का फोर्ट भी घुमा हुआ है। ध्यान सुना आप लोग। तो सिरी का किला मैं घूमने के लिए गया अपने दोस्त के साथ। मेरे एक दोस्त है जो मुखर्जी में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कहा चल भाई चलते हैं। तो जब हम वहां पे गए ना सिरी के किले, तो हमें लगा कि भाई नॉर्मल जैसे लाल किला होता वैसे होगा ये भी, लेकिन ये जो सिरी का फोर्ट है अब इसको ना ऑथराइज ऑडिटोरियम टाइप में बना दिया। मतलब यहाँ पे शोज होते हैं सेलिब्रिटीज के, और वैसे ये ओपन नहीं है, मतलब वैसे आप नहीं जा सकते इसमें। हाँ, खंबा है, पिलर वाला खंबा है। ये भौ है, ये मौ है। ठीक है यार, ये तो पता नहीं, देखना पड़ेगा ये कहाँ पे है। सारी चीजें इधर की हैं, लेकिन कुछ खास इंफॉर्मेशन है। ये टूट चुकी है। तेलंगाना में ही है, हजार खंबा महल जो है तेलंगाना में है ये। ठीक है, आगे बढ़े। अरे जैसे कुतुब मीनार में नहीं है बहुत सारे खंबे हैं, वही तो है, उसमें क्या है। हाँ ना, क्या मालूम 1000 होंगे जब भी बना रखे हैं। ये पहले हिंदू टेम्पल था ये, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं। ये नहीं, ये वही से नहीं, आप जाओ, आप कभी देखो, मैं बता रहा हूँ बदला क्या चल रहा है। देखो ताजमहल तेजो महल है क्या नहीं मुझे नहीं पता, वो तो व्हाट्सएप में आपको मैसेज आता रहता होगा कभी कभी। लेकिन ये जो कुतुब मीनार जाते हो ना, कभी कुतुब मीनार जाना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको 24 या पता नहीं 22 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, और अभी भी लिखा हुआ है। आप इसको सर्च करना, आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे से रिसर्च करना मिल जाएगा। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि हमने तोड़ के बनाया है। और इस उसी कंपाउंड में, किसके कंपाउंड में, कुतुब मीनार के कंपाउंड में। ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ पे देखो, जहां से एंट्री करोगे आप, टिकट लोगे है ना,
यहाँ पे इस तरफ जाओगे, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कुतुब मीनार है ना, ठीक है। इसके यहाँ पे एक और मीनार इसने बनवाने की कोशिश की थी। कुतुब मीनार में एक और पिलर देखा होगा, एक और मीनार है आधी बनी हुई है, वो इसी ने बनवाया था। एक और मीनार है जो डीएसएसबी के पेपर में आ चुका है, चोर मीनार। हौज खास कभी जाओगे ना तो एक चोर मीनार भी बनी हुई है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और इसी के यहाँ पे ना एक यहाँ पे एक व्हाइट कलर का संगमरमर का एक मकबरा है ना, उसमें मैंने पैर रखे ऐसे फोटो खिंचवाई थी, वो अलाउद्दीन खिलजी का है। मैंने उसको बोला था खिलजियों का परचम, बोला नहीं पैर रखे मतलब वैसे वाला पैर रखे नहीं, ठीक है। खिलजी नहीं बनाई थी ये, सीमेंट खत्म नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं टिक पाया, या जो भी कह लो, उससे पहले ये खत्म हो गया। आगे बढ़े भाई, हो गया डन, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। अच्छा मैंने कहा ना राजा के बारे में, राजा फेमस होता है अपनी पॉलिसीज को लेकर के। तो इसने ये जो बाजार, एक बात मैंने और भी बताई थी कि इसने कम तोलने वाले को क्या सजा दे रखी थी कि जितना कम तोलेगा उतना ही मांस काट ले, अगर 1 किलो कम तोला तो 1 किलो मांस यहां से काट लिया जाएगा, ठीक है ना। राजा खुद आएगा दांत से काटने के लिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना आप लोग, बाजार को नियंत्रण करने के लिए इसने कोई कई सारे डिपार्टमेंट और कई सारे पोस्ट खोले हुए थे, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे, मुख्य विभाग, मुख्य विभाग। किस चीज से रिलेटेड मुख्य विभाग है, स्पेशली मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। तो एक था जिसको कहते थे दीवाने रियासत, एक विभाग था, एक डिपार्टमेंट था पहला जिसका नाम था दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। ये व्यापारियों को कंट्रोल करता था, ठीक है, व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए। व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है ना, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, मतलब कि जो सेलर्स थे, जो बायर्स थे, या कह लो बिजनेसमैन को कंट्रोल करने के लिए, जो बिजनेस वाले थे ना, टू कंट्रोल द सेलर्स, ऐसा लिख लो। अगला एक था गाइस शहनाए मंडी, नहीं ये जो था ना, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं था, ये पोस्ट थी, मतलब हाँ, मतलब एक पोस्ट है, जैसे मान के जो एलडीसी की एक पोस्ट है ना, वैसे ही। तो इस पे एक बंदा बैठेगा जो हर एक बाजार में बैठेगा, बाजार का अधीक्षक, बाजार का जो उसको एग्जामिन करेगा, इंस्पेक्टर कह सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर टाइप में, ठीक है। हाँ एफसीआई का बंदा है, लेकिन एफसीआई तो कमजोर है, ये पावरफुल था, मार्केट इंस्पेक्टर लिख दूं, ठीक है। इसका काम था पकड़ना लोगों को, ठीक है। लेकिन ये देखो सुनो, जैसे सब्जी आजादपुर मंडी है, उसमें एक बंदा बिठाया ये वाला, लेकिन ऐसे बंदे जो दुकान पे जा जाके चुपके से देख रहे हैं, उनको कहते थे बरीक, ठीक है, उन्हें हाँ बरीद, बरीद कहते थे एक्चुअली, उन्हें क्या कहते थे, हाँ मुखबर कह लो। मतलब ये तो ऑफिशियल, ये होगी सीजीएल के थ्रू वाली पोस्ट, ये एमटीएस वाली पोस्ट होगी कि जा जाके देख रहे हैं, ठीक है ना, वो वाली बात। हाँ बरीद क्या कहता, घूमकर बाजार का नियंत्रण करना, घूमकर बाजार का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन ऑफ मार्केट कह लो आप लोग। जो सीजीएल का एग्जाम निकालता था उसको बुलाते, उसको तो सहनाए मंडी कहते थे, और जो एमटीएस का निकालता था उसको बरीद कहते थे।
आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट को आप लोग। मूवी तो आपने देखी ही है। उस मूवी में एक सीन आया था जिसमें किताब के पन्ने फाड़ फाड़ के क्या कर रहा है, क्या हाँ शमसुद्दीन कैमूस, हाँ शमसुद्दीन कैमूस, समउद्दीन कैमूस, हाँ आगे फिर कौन। नहीं नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाँ ये आ गए, ठीक है ना। हो सकता है इनके बीच में गैप है। देखो एसएससी में, देखो मैं बताता हूँ, अब इसके लिए तो हमें डीप में जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हिस्ट्री में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अटैक करने की कोई खबर नहीं है। यहाँ पे इतिहासकार भी रिसर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ उन्होंने ढूंढा होगा, लेकिन रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। और ये इतने कमजोर थे कि क्या शायद हो सकता है, देखो होता है कोई कोई जब वंश का लास्ट राजा आता है ना, कमजोर इतना होता है कि पता नहीं चलता कि उसकी हिस्ट्री क्या रही क्या नहीं रही। अय्याशी, शराब पीना, खाली डांस देखना। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है कि शराब, जैसे जैसे कि मान के चलो, मुगल 1857 की क्रांति याद है, आखिरी मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। वो पूरे दिन शराब पीता था और डांस देखता रहता था, ठीक है ना, भगा दिया था ना, तो उसके, और वो पावरफुल राजा नहीं है, चूंकि वो मुगल बादशाह है, इसलिए मंगल पांडे इन सबने उसको चुना कि तू लीडर बन जा। और लीडर भी उसको जबरदस्ती बनाया है कि लीडर नहीं बनेगा हम तेरे को मार देंगे। तो इसने सोचा यार कि आज मरूंगा, और लीडर बन गया तो अंग्रेज मुझे कल मारेंगे, एक काम करता हूँ एक दिन एक्स्ट्रा जीता हूँ, कल मरूंगा मैं। तो लीडर बनता है वो, 1857 की क्रांति का लीडर बन जाता है। जब क्रांति दब जाती है तो अंग्रेज उसको क्या भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, है ना। रंगून, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, हाँ उसी का पुराना नाम रंगून है ना। तो वहां भेज देता है, वहां पे कई सालों तक वो रहता है। मैंने वहां की उसकी पूरी स्टोरी पढ़ी है। नहीं उसको मारते नहीं है, उस मुगल काल खत्म हो जाता है, 1857 से पहले ही खत्म हो चुका है। पेंशन पे जिंदा है वो, उसको पेंशन दे रहे थे, लेकिन 1857 के बाद पेंशन भी, जैसे जैसे देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो हमने राजाओं को क्या कहा, जो काशी नरेश हैं, जो जयपुर के राजा हैं, कहा हम आपको एक साल का 70 लाख रुपए पेंशन देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप मिला लेते हैं भारत में, ठीक है ना। 1971 में इंदिरा गांधी ने एक रूल पारित किया, प्रिवी पर्स, सारी पेंशन खत्म, भूल जाओ, नहीं देंगे, जो करना है करो, ठीक है ना, ऐसा सीन था। ये वहां पे गया ना, जब म्यांमार गया, रंगून गया, इसको एक दिन का 5 रुपए मिलता था खर्चा, ठीक है। और जिस दिन इसका बर्थडे होता था, ये ईद वीद होती थी, उस दिन उसको 10 रुपए मिलता था, ठीक है। मतलब पूरी बायोग्राफी पढ़ी है मैंने इसकी, इससे बता रहा हूँ आपको। हाँ उस टाइम बता रहे थे, वो तो है ही था। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, नेक्स्ट लुक आप लोग। अब सब क्या बता रहा था, बुक जला रहा था। ये आप हिस्ट्री जो है ना, देखो सुनो इनका ना, देखो पहली बात तो याद रखना है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी ये जो मार्केट पॉलिसीज है, हमने पढ़ी अभी अभी पीछे, कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये मार्केट को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी है, ये कहाँ पे मिलती है, तो एक बंदा है, उसकी किताब मिलती है, तुरुक फिरोजशाही में मिलती है, ठीक है ना, तारीख फिरोजशाही में। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये कहा आपको, मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी, ये जो आपको उस मूवी में दिखा ना, पन्ना फाड़ के जला रहा है, ये हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखते थे। हमारे कल्चर में हिस्ट्री लिखने का इतिहास नहीं था, हम पहले हिस्ट्री हमने कभी नहीं लिखी, हम हिस्ट्री सुना देते थे, जैसे राम की कहानी सुना दी, महाभारत की कहानी सुना दी, लोगों को डायरेक्ट याद रखेगा। हिस्ट्री लिखने का कल्चर कहां से आया, कभी पूछ ला, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये जो लोग आए ना, ये अपने साथ हिस्टोरियंस लेके चलते थे, और जो इनको पसंद नहीं आता था, वो उसको क्या कर देते थे, फाड़ फाड़ के जलाते थे, जैसे उस मूवी में दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। हाँ इन्हीं इन्हीं जो गौरी के साथ भी आया हुआ है, गजनवी के साथ भी आया हुआ है ना। हाँ गुलाम वंश से पहले से चल रहा है, जब गजनवी आया था सबसे पहले, उसके साथ से ही चल रहा है। और जो अच्छा, कुछ हिस्टोरियंस ईमानदार होते थे, वो राजा से छुप छुप के भी लिखते थे, है ना। राजा क्या चाहता है, सिर्फ मेरी जीत लिखो, सिर्फ मेरी तारीफ लिखो। वो तो जो राजा को नहीं पसंद आएगा, वो राजा क्या करेगा, उसको फाड़ के जलाएगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन की आर्थिक नीति यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी,
की जानकारी बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक। तारीख फिरोज शाही में मिलती है। यस। दरबारी लेखक था या वैसे लेखक था? दरबारी लेखक था सर। आगे बढ़े। हाँ, तारीख फिरोज शाही। ठीक है। अलाउद्दीन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बुक है, कौन सी? तारीख फिरोज शाही। इसमें मिलती है एंड दैट बुक वाज रिटन बाय बर्नी। आगे की बात करें, इसको मार देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। इसकी वॉर वगैरह को रिलेटेड अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, अभी यान इसके चलेंगे अभी, लेकिन नहीं नहीं इसी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉर एक साथ लिख लेंगे, या लिखना चाहो तो चलो लिख लो, इसी में लिख लो, मैं लिखवा ही देता हूँ। वैसे इसके वॉर को रिलेटेड ना ज्यादा कुछ खास नहीं है, मेनली जो फेमस है ना, वो तो सर वो बच्चे चढ़े पड़े हैं उसके बाद, तो कहाँ चलेगी वो, धीरे धीरे अभी खुले, अब तो खुलनी चालू हो गई हो। आज कितनी है? अब खुल जाएगी, अब खुल रही होगी, ऐसी बात नहीं है। सारे बच्चे एक साथ ही आगे होंगे, कहाँ से वो होगा। इसी में लिख लो सर, इसका ज्यादा वो वॉर लाइक सिचुएशन वाली कोई वो खास नहीं है। अलाउद्दीन की मृत्यु का लिखो आप लोग, 1316। अलाउद्दीन, हाँ। इसके बाद वही ईरान इराक जो जो हमारा इलाका है ऊपर वाला। हाँ, ऊपर की तरफ से आते हैं, उज्बेक वाली साइड से, कजाकिस्तान वगैरह ना जहाँ पे। हाँ हाँ, वही मतलब कि जात और कम्युनिटी में क्या है डिफरेंस? जैसे देखो, जैसे चंगेज हैं, चंगेज, जैसे चंगेज वंश का रिलेशन है, वैसे ही देखो सुनो, उज्बेक जो है ना एक तरह से कम्युनिटी है या कास्ट भी कह सकते हो, जैसे तुर्क एक कास्ट है ना, तुर्क सरदार थे। अब देखो, ये भले ही सारे के सारे मुस्लिम थे, और भले ही इनका इलाका जो था वो कौन सा था, ये सारा इलाका था इनका, ये सारा का सारा इलाका, ये कोई ना कोई, लेकिन कहीं ना जो, ये चाहे कहीं से भी आए, लेकिन इनका हिसाब किताब अलग होता। कोई अरबी था, कोई तुर्की था, कोई ईरानी था, कोई अफगानिस्तानी था, है ना। सब एक ही जगह से रहते, लेकिन सबका मेन वो था अलग अलग। इनका मेन अलग अलग मतलब इनका कास्ट कम्युनिटी होती थी, सब में आपस में ही प्रॉब्लम्स हो रहती थी इनके। मंगोल तो देखो यहाँ से आए हैं, मंगोल तो यहाँ से आए हैं, हाँ ये ठंडा इलाका है।
इसके बाद लिखो आप लोग, इसके बाद एक और राजा बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है, 1316 में राजा बना। ठीक है, अब इस भाई की कहानी तो अलग ही थी। ये कभी कभी तो दरबार में औरतों के वस्त्र पहन के आ जाता था, और कभी कभी ये बिना वस्त्र के ही आ जाता था। और इसकी वजह से ना इसके दरबारी इससे बहुत ज्यादा दुखी थे। और इसी का एक दरबारी था गाइस, जिसका नाम था खुसरो खां। इसका कौन दरबारी था, मतलब इसका कह लो इसका वजीर, इसका क्या था, इसका वजीर था। क्या नाम था उसका, खुसरो खां। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। इसकी हरकतों से तंग आकर क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो उसकी कहानी खत्म हो गई। और वो जो हमने बर्नी के बारे में पढ़ा ना, अभी आया था ना, बर्नी ने क्या लिखा था, किताब लिखी थी, कौन सी किताब, तारीख फिरोज शाही, ठीक है ना। ये सारी जानकारी उसी किताब में है कि ये कपड़े पहनता था या नहीं पहनता था, या जो भी था। ठीक है, तीन, हाँ, देखो सुनो, राजा तो तीन ही रहे मेनली, लेकिन इस बात की मैंने कहा ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तीन राजा के बारे में, हो सकता है कि इनके गैप में छोटे मोटे राजा आए हों। हाँ, इस बात की पुष्टि नहीं है, और इसमें हमें जाना भी नहीं है, इतना डिटेल में हमें जाना भी नहीं है। हाँ जी, ये एंड मतलब इसके बाद खत्म हो गया ये, ठीक है ना। हाँ, 1320, 1320 में मरा, यस। खुसरो खान ने हत्या कर दी, ने हत्या कर दी इसकी, ठीक है ना। कब कर दी हत्या, 1320 में। अब जब खुसरो खान ने हत्या कर दी है, तो नया वंश कौन चालू करेगा, खुसरो खान ही चालू करेगा। ठीक है, तो खुसरो खान ने नया वंश चालू कर दिया। ठीक है, और इसका इसने अपना नाम रखा, आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया सबने। इसने अपना नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन सा नया वंश शुरू हो जाएगा हमारा, तुगलक वंश, ठीक है ना। अगला वंश कौन सा शुरू हो जाएगा, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। हाँ, इनफ है सर, लेकिन पीवाईक्यू साथ साथ देखो, किसी भी एग्जाम के लिए इनफ है, बस पीवाईक्यू पढ़ना है। अब मान के चलो, जैसे इन्होंने पूछा सर आखिरी राजा ये है, मान के चलो रेलवे ने पूछ लिया जानबूझ के, यहाँ पे कोई राजा ढूंढ के ले आए, वो तो उनके तो एग्जाम सेट करने वाले हिस्ट्री के प्रखंड विद्वान होंगे, समझ रहे हो आप इस चीज को, एरो करो थोड़ी रखेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज का, अगर आपको कोई राजा मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड करो, आप उसको पढ़ो, ठीक है ना, ये चीज है। इनफ है, लेकिन केवल यही पढ़ना इनफ नहीं है, आगे बढ़ जाए। ये जो तुगलक वंश है इसका टाइम पीरियड 1320 से 1398 है, 1320 से लेकर के 1398 है। ठीक ठाक समय तक ये भी रहे। तो इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक कौन है, अभी हमने पढ़ा ना इसका फाउंडर, खुसरो खां। और इसका उपाधि ली थी इसने, एक टाइटल लिया था किसका, गयासुद्दीन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक का। हाँ, आगे लिखो आप लोग।
इसने मंगोलों के आक्रमण को 29 बार विफल किया, इसने भी। हाँ, फेल किया उसने मंगोलों दिल्ली में ये था। हम्म वैसे ये पहला बंदा था जिसने सिंचाई के लिए जो है ना नहरों का निर्माण कराया है। किस चीज की सिंचाई? इसने सोचा कि किसान जो है वो क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे तो फसल अच्छी होगी। लेकिन वो सिंचाई फ्री में नहीं करने देता ना, जो नहर से पानी लेगा वो टैक्स देगा, और एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो टैक्स तो देगा ही होगा। तो पहले देखो, जो भी चाहे इसने टैक्स लिया हो ना लिया हो, लेकिन नहरों का निर्माण करने वाला, जो कैनाल्स इसने बनाए थे, उसका करने वाला पहला व्यक्ति कैस कौन था? गयासुद्दीन। दिल्ली में एक जगह भी है तुगलकाबाद, है ना? तो वो शहर किसने बसाया? वो इसने नहीं बसाया, आगे हम पढ़ेंगे, इसी के खानदान वालों ने बसाया है। लेकिन वहां एक फोर्ट भी है, तुगलकाबाद फोर्ट। आप कभी देखना, सुनो, आप लोग कभी देखना मुगल फोर्ट वगैरह और ये फोर्ट देखना, ये जो तुगलकाबाद फोर्ट है ना, ये कहीं ना कहीं यूरोपियन शैली से, यानी यूरोपियन आर्किटेक्ट से मिलता है। शैली समझते हो आप लोग? शैली मतलब कि शैली का मतलब काम को करने का तरीका होता है। शैली का मतलब क्या होता है? जैसे इनकी बात करने की एक शैली है, इनकी बात करने की एक शैली है, लहजा, तरीका। अब बिल्डिंग बनाने की भी एक शैली है। आपने देखा है कि भारत में जो हिंदू मंदिर होते हैं, उस मंदिर में एक तो प्रांगण होता है, फिर मंदिर का जो अंदर होता है उसमें गर्भगृह होता है। उसमें क्या होता है मंदिर के अंदर? ऐसे ऊपर होता है, जैसे ऐसे बना होता है ना, गुमटी, है ना? तो ऊपर गर्भगृह के नीचे क्या होता है ना? तो बहुत सारी शैलियां होती है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविडियन शैली। राम मंदिर बना हुआ नागर शैली के बेस पे, ठीक है ना? अब नागर शैली क्या होता है कि पहले आंगन होगा, फिर एक बड़ा सा हॉल होगा, उसके अंदर फिर यहाँ पे मंदिर होगा, और मंदिर सेम वही इस प्रकार से हेडिंग के थ्रू, है ना? आप कभी राम मंदिर का फॉर्मेशन देखना, कुछ इस टाइप का मिलेगा आप लोगों को। तो ये सारे ऐसे शैलीज होती हैं थे। उसी प्रकार से ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये गयासुद्दीन तुगलक है, इसने जो तुगलकाबाद में जो किला बनाया, तुगलकाबाद फोर्ट, वो डिस्ट्रॉयड है। मैं वहां भी गया हूं, तो वो डिस्ट्रॉयड है, लेकिन उसकी जो दीवारें आप देखोगे तो उसमें इस्लामिक आर्किटेक्ट नहीं दिखता, उसमें दिखता है यूरोपियन, उसमें ट्विस्ट दिखता है। यूरोपियन समझ रहे हो आप लोग? मतलब ये लोग जो जहां से आए थे, देखो सुनो, आप पुराना किला देखोगे ना, तो पुराना किला का तो आपको दिख जाएगा। पुराना किला तो चलो छोड़ो, लाल किला की बात करते हैं। लाल किला आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है, ठीक है ना? स्ट्रेट होती है दीवार, बिल्कुल तिरछी नहीं होती है। लेकिन ये जहां से आए थे, ये बंदे कहां जहां से आए थे, इन्होंने, इनका अपना खुद का आर्किटेक्ट नहीं था, इन्होंने यूरोपियन वगैरह का आर्किटेक्ट लिया था। तो उसका असर किस में दिखता है? ये तुगलकाबाद फोर्ट है, इसमें इसका मतलब इसकी दीवारें छोटी हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं गुजरात भी गया हूं, गुजरात में मैंने देखा जो किले बनाए हुए हैं उनकी दीवारें छोटी हैं, जबकि लाल किला की दीवारें उससे 3 गुना बड़ी हैं। अंग्रेज जो किला बनाते थे उनकी दीवारें हाइट में छोटी होती थी और तिरछी होती थी, और दीवारों के बीच में ना स्पेस होता था, जिससे वो तोप वगैरह से या बंदूक वगैरह से फायर कर सके, ठीक है ना? सेम यही दिखता है इसमें। जबकि अभी तक अंग्रेज आए नहीं है भारत में, अंग्रेज तो भी आएंगे आगे, है ना? 1498 में आएंगे और आगे आएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके रिगार्डिंग? एक तो हमने ये पढ़ा इरिगेशन का, अब आगे का नहरों का निर्माण कराया। अब आगे लिखो आप लोग, नेक्स्ट। हाँ, नगर भी इसने तुगलकाबाद नगर बसाया, ये भी लिख लेना। कहाँ पे है तुगलकाबाद? दिल्ली में ना?
आगे बढ़ जाए। चलिए आइए आगे की बात करते हैं। ध्यान से सुना गई। इस बंदे का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान सुनना, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना गई, तुगलक है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये अपनी चाहता था ना कि जितनी भी मेरी जमीन है, मतलब राजा की तो जमीन लगभग सब कुछ है, वो चाहता कि वो या तो मैं यूज करूं या मेरे सैनिकों को मिले, किसी और को ना मिले। ठीक है ना। तो इसके समय में ना एक बहुत ही बड़े, देखो ये लोग जब आते थे तो इनके साथ इनके रिलीजियस गुरु भी होते थे, धार्मिक गुरु भी होते थे। ठीक है ना। और मुस्लिमों में बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, सेक्ट होते हैं, जैसे औलिया संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एक मैंने बोला चिश्ती संप्रदाय और एक मैंने बोला औलिया संप्रदाय। हालांकि ये इसके शिष्य ही थे। ठीक है। सबसे पहले कौन है, चिश्ती। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो शेख की दरगाह है ना, तो वो इन्हीं के जो शिष्य है वो चिश्ती संप्रदाय के कहलाए। और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो यहाँ पे दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है ना। तो इनकी इनके साथ बने ही ना, इन्होंने कहा मेरी जमीन दो वापस। ठीक है ना। और ये बंदा गया हुआ था क्या करने के लिए, ये गया हुआ था बंगाल का अभियान करने के लिए। बंगाल का अभियान मतलब बंगाल पे अटैक करने गया हुआ था। और इसने इनको कहा कि मैं जब आऊंगा ना बंगाल के अभियान से तो मुझे मेरी जमीन खाली चाहिए, वरना बहुत मारूंगा। लड़ाई जैसे युद्ध हुई से थी। तो इन्होंने कहा कि हुजूर दिल्ली बहुत दूर है। इन्होंने क्या कहा इसको, दिल्ली दूरस अस्ति, दिल्ली दूर है, ऐसा करके स्टेटमेंट बोला इन्होंने। किसने बोला। ठीक है। अब आगे कहानी। इनका एक भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये बंगाल अभियान से वापस आ रहा था, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, तो इसके भतीजे ने इसकी रास्ते में अरेंजमेंट करी। कौन सी अरेंजमेंट, वो वाली, है ना। उसको एक लकड़ी के महल में रखा, है ना। और जब चाचा जी आराम करे तो लकड़ियां खींच दी और चाचा जी वहीं निपट गए। अब नया राजा कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक। पूरे सल्तनत काल का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा राजा कौन है, सबसे बड़ा फेलियर राजा कौन है। ठीक है। सबसे बड़ा स्वप्नशील रक्त पिपासु किसे कहते हैं, स्वप्नशील, जिसके सपने में आ जाए उसका दिन खराब हो जाए। स्वप्नशील मतलब जिसके सपने में आ जाए उसकी नींद उड़ा दे। रक्त पिपासु मतलब रक्त पीने वाला, हालांकि पीता नहीं था लेकिन वैसे खतरनाक था, मतलब कि पगलेट, मतलब सनकी। अब इसकी कहानी बताऊंगा इसकी भी। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि औलिया को ना इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में पता थी। ठीक है ना। कि इनकी मतलब निजामुद्दीन औलिया, है ना। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ नहीं, इन्होंने बोला था आओ छीन लो, इन्होंने कहा कि आओ छीन लो जमीन में से, दिल्ली अभी बहुत दूर है, ऐसा संदेश भेज दिया राजा को। तो ऐसा कहा जाता था कि या तो इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, क्योंकि ये तो औलिया थे, भविष्यवाणी कर सकते थे, है ना, या तो इनको इनके बारे में खबर थी, इनकी इस प्लानिंग के बारे में। हालांकि इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये सारी कहानी चल रही है। अब आगे इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं ये मारने की कहानी बता रहा हूं, क्योंकि अब नया राजा कौन बनने वाला है, मोहम्मद बिन, सबसे, इसको बोलते हैं, देखो सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा, लेकिन सबसे बड़ा पढ़ा लिखा भी है, लेकिन सबसे बड़ा फेलियर राजा भी है। ठीक है। इसका फेलियर होने का कारण क्या है, इसके फेलियर होने का पहला कारण, वो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेनाएं रखी थी ना, आर्मी, सैलरी बेस पे, अब ये तो बेचारा युद्ध करता नहीं था और फ्री में सैलरी दिए जा रहा था। कह रहा मैं कैसे मैनेज करूं यार इनको। तो इसने क्या किया, अपनी कुछ सेना को तो सियाचिन भेज दिया, कुछ वहां खत्म हो गया, कुछ वहां खत्म हो गया, कुछ वहां खत्म हो गया, कुछ रेगिस्तान में भेजा, जैसे तैसे इसने भी सेना को निपटाया। तो सेना इसके इसके फेलियर का कारण क्या है, बहुत सारा सैलरी जो है वो सेना पे जा रही है और सेना युद्ध कर नहीं रही है। ठीक है ना, पहला कारण। दूसरी बात, ये अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया, मतलब महाराष्ट्र की तरफ ले गया। राजधानी हस्तांतरण करने में, राजधानी का ट्रांसफर करने में खर्चा आता है। अगर मान लो कल को दिल्ली से राजधानी महाराष्ट्र ले जाए तो पहले तो संसद बनाओ वहां पे, फिर से 1200-1500 करोड़ की, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। वहां की जो पुलिस होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आएगी, इसके लिए लॉ पास करो। जैसे दिल्ली, आपको पता है ये रूल है हमारे यहाँ पे,
जिस हमारा संसद जहां पे होगी ना, जिस राज्य में, वहां की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आएगी ही आएगी। इसलिए दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? इसलिए वो राज्य की नहीं सुनते, वरना यूपी पुलिस में कोई भी चमका देता है उसको, कोई भी लोकल एमएलए, कोई भी नेता, कोई भी गुंडा यूपी पुलिस को चमकाते हुए नजर आता है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई नहीं हड़का सकता। ये बता दूं आपको, ये खास बात है दिल्ली पुलिस की जॉब की, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा राजा, ठीक है ना, सबसे बड़ा फेलियर राजा। फेलियर क्यों है? आर्मी थी इसके पास बड़ी, जो यूज की नहीं थी, और इसके अलावा इसने राजधानी का ट्रांसफर किया, और इसने टोकन मनी चलाई। व्हाट इज टोकन मनी? सांकेतिक मुद्रा। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं क्या, सुनना ध्यान से आप लोग। करेंसी दो टाइप की होती है, गुड करेंसी और बैड करेंसी। गुड करेंसी क्या होती है? गुड करेंसी होती है गोल्ड। और बैड करेंसी क्या होती है? बैड करेंसी जो हमारे जेब में है, देखो मेरे जेब में 10 का नोट हो तो बैड करेंसी ये है। क्यों है ये बैड करेंसी? क्योंकि गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी कि भाई और बहनों, कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, रख लेना अपने घर में, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने टोकन करेंसी चलाई, ये इसको बोलता है टोकन करेंसी, ठीक है ना। अब ध्यान सुना आप लोग, ये देखिए जरा 200 के नोट पर नजर है तुम्हारे है, ध्यान सुना, इसने टोकन करेंसी चलाई। और अच्छा एक बात है, ये जो नोट है इसको बनाने में बहुत प्रॉब्लम है। अगर आसान होता तो मैं घर में ना बना लेता, है ना। और अगर मैं घर, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे आप लोग, ध्यान से सुनना। टाटा ने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया लॉकडाउन में, ठीक है ना। देश की आबादी कितनी है? 150 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बंदे के हिस्से में कितना आना चाहिए कायदे से? तो कहां है मेरे हिस्से का 10 करोड़? जब इतना ही दान दे रहा था तो हर एक आदमी को 10-10 करोड़ बांट देता, मैं तो 2 करोड़ में भी खुश हो जाता। तो क्यों नहीं बांटा उसने? अच्छा एक बता, आरबीआई हमारा, करेंसी हमारी, छाप छाप के गवर्नमेंट बांट के गरीबी दूर करती, क्यों नहीं बांट रही? इसलिए नहीं बांटती गाइस कि जितनी, देखो सुनो, अगर कल को गवर्नमेंट ने नोट छापना शुरू कर दिया, इनके पास भी 5 लाख है, मेरे पास भी 5 लाख है ना। अब मान के जो ये यहां से बैठी है, उनको जाना है कला मंदिर, इसने रिक्शा वालों को कहा कि मैं तो ये 10 रुपए दूंगी, चल तू, वो कहेगा मैं तुम्हें 20 दूंगा, चलो तुम चलाओ मैं बैठूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबके पास क्या है, ये जो सब्जियां बिक रही है ना, कल को 2 लाख रुपए किलो बनेगी। आज भी अफ्रीका के कई देश है जहां पे लाखों रुपए किलो सब्जी बिक रही है, और 1000 रुपए किलो, लाखों रुपए किलो दूध बिक रहा है। आप पता करो, वहां के देश ने यही गलतियां की हैं, ठीक है ना। तो जितना, कभी भी याद रखना, जितनी करेंसी छापी जाती है उतनी करेंसी को पहले इकोनॉमी से आउट किया जाता है, या उसके बदले में सोना गिरवी रखा जाता है। अब इस भाई ने करेंसी चला दी, और इतनी अच्छी चलाई कि लोगों ने उसको घर में बनाना शुरू कर दिया। तो ये इसको पता चल गई ये बात, इसने कहा मेरी करेंसी को वापस करो। इसने करेंसी, तो इसने 1 लाख छापी तो 2 लाख वापस आ गई। समझ पा रहे हो उस चीज को? मतलब और धोखा हो रहा है। तो तीसरा कारण देखो, आर्मी, कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन और करेंसी, ये इसके फेलियर के 3 कारण थे। और जनता का विद्रोह, ठीक है ना, ये कारण हुआ। समझ पा रहे हो? पूरा मैं आपको एमबीटी पढ़ा रहा हूं, आपको बिना लिखे विखे, अभी लिखवा दूंगा सारा कुछ मैं, लेकिन बोला गया एक एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब भाई साहब 2013 की बात है, पहली बार मैं सीडीएस का एग्जाम देने गया, मैंने कहा लेफ्टिनेंट बनेंगे, चलो फॉर्म भरा, मैं गया देने एग्जाम। और सीडीएस के एग्जाम में, यूपीएससी का एग्जाम लेती है सीडीएस, और इंग्लिश बहुत आसान आती है उसमें, मैथ्स बहुत आसान आती है, मैंने निपटा दिया था। जीएस में भाई साहब मैं निपट गया था। क्या क्वेश्चन था, ध्यान से सुना। एक क्वेश्चन आया था उसमें, क्वेश्चन ये था, उन्होंने ये कहा, क्वेश्चन सुनना भी पहले तो तुम, ऑप्शन तो बाद में सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि 1333 में मोरक्को से एक यात्री आया, इब्न बतूता, जिसने एक किताब लिखी रहला। उस किताब में किस चीज का जिक्र है? तो पहली बात तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये पता चला कि कोई इब्न बतूता आया था भारत में 1333 में, और उसकी किताब क्या थी? रहला। वो इसी के टाइम पे आया था, इसका टाइम पीरियड में ही आया था, ठीक है। मोरक्को से आया था, कहां पे? भारत, है ना। अब ध्यान से सुना, मोरक्को की अगर मैं बात करूंगा इस, तो मोरक्को यहीं कहीं है, यहीं कहीं मान के चलो। अब यहां से आया, वो कहां आया? वो इसके दरबार में आया। किसके दरबार में? एमबीटी के दरबार में आया। कौन? रहला सॉरी, इब्न बतूता। इब्न बतूता बगल में जूता, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके दरबार में आया, यहाँ पे किताब लिखी, और उस किताब में क्या है? उस किताब में उस समय की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में है, इंटेलिजेंस,
उस समय की व्यापार व्यवस्था के बारे में है और उस समय की पोस्टल सर्विसेज यानी कि डाक चौकियों के बारे में जानकारी है। पोस्टल सर्विसेज कौन सी? ऐसी वाली नहीं। उस समय जो पोस्टल सर्विसेज होती थी गाइस, वो राजा के लिए होती थी सिर्फ, पहली बात। और मान के चलो राजा को यहाँ दिल्ली से कोई मामला यहाँ पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? इन्होंने क्या कर रखा था, कुछ कुछ डिस्टेंस पे, लगभग 3 कोस पे यानी 20 किलोमीटर के आसपास पे इन्होंने एक बूथ सा बनाया, जैसे पब्लिक पुलिस का बूथ होता है ना, छोटा सा। उसमें एक आदमी एक घोड़े पे बैठा हुआ है और अगला वाला बंदा उसका मैसेज देगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा, ऐसे जाता था। लेकिन ये सर्विस आम जनता के लिए नहीं थी, ये किसके लिए थी? सिर्फ राजा के लिए। ठीक है, तो रहला में किस चीज का जिक्र है? गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और ये व्यापार व्यवस्था, बिजनेस। ठीक है, ये सारी कहानी होगी। अच्छा, मैंने कहा ये जो राजा है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, इसको भाई स्वप्नशील कहते हैं, जिसके सन की था। ये अपने दरबार में रोज एक व्यक्ति को तो राजा बना देता था, उसको इतना पैसा दे देगा, और एक को फांसी जरूर देता था। ऐसा रोज होता था ये ड्रामा उसके दरबार में, मतलब कि सन की था, कभी देख ले किसी की हालत, उसको राजा बना दिया, पैसा इतना दे दिया कोई राजा जैसा हो गया। और एक को अब इसके दरबार में एक दिन चोरी हो जाती है और इल्जाम लग जाता है इब्न बतूता पे। किस पे इल्जाम लग जाता है? इब्न बतूता पे इल्जाम लग जाता है। अब ये इब्न बतूता सोचता, इब्न बतूता पढ़ा लिखा आदमी था, वो समझ जाता है कि मेरा नंबर लग रहा है, आ गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन इब्न इसको मोहम्मद बिन तुगलक इसको मारता नहीं है, इसको ना बंद कर देता है, रूम के अंदर बंद करवाने की सजा देता है, नॉर्मल घर के अंदर नजर बंद कर दिया एक तरह से। तभी उसी बीच में क्या हुआ कि चाइना से ना एक, चाइना वालों की तरफ से ना एक दरबारी आता है, एक राजदूत आता है एमबीटी के दरबार में। तो इब्न बतूता कहता है हुजूर जब इनके यहाँ से आया तो आपको भी भेजना चाहिए। तो उसने कहा हाँ ठीक है हम भेजेंगे। तो हुजूर ने कहा किसको भेजें? तो इब्न बतूता कह रहा मुझे भेजो, मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां से निकलना चाहता था वो किसी तरीके से, वो निकल नहीं पा रहा था। तो वो गया वहां से, कौन? इब्न बतूता चाइना, और फिर चाइना से वापस कहाँ आया? अपने देश आ गया वापस सेफली। ठीक है ना, इस बीच में वो काफी पॉपुलर हुआ, उसकी किताब रेला बहुत वर्ल्ड फेमस हो गई। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो आपने सुनी, नहीं नहीं, पूरा उसका वर्ल्ड टूर उसका प्लानिंग में था और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने गया था। उस वहां पे वो, देखो सुनो, वो राजा ने उसको सूबेदार भी बनाया था, है ना, किसी इलाके को दे रखा था हैंडल करने के लिए। और प्लस में इसके अलावा राजा का एडवाइजर भी था वो। ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा ना एक बार वो फंस चुका, राजा तो सन की था, वो किसी को भी मौत की सजा देता था, तो एक दिन बचने के लिए वो वहां से क्या किया, वहां से निकलना चालू किया। ठीक है, अब जो पॉइंट्स बताए मैंने उसको फटाफट लिख लेते हैं, फिर चलते हैं। लिखो आप लोग, एमबीटी हेडिंग लिख लेना आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं मारेंगे इसका, ये मर जाएगा मरने। लिख लो आप लोग। गयासुद्दीन की जो हत्या है ना, वो गयासुद्दीन की मृत्यु लिख लेना आप लोग। डेट वेट लिख लो बस, गयासुद्दीन की मृत्यु लिख लो बस, ये कहानी इतनी आएगी नहीं इसमें। 1325 में इसकी डेथ हुई थी। सर हम मान लेते हैं गया, मैं उसके रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं है मेरे पास।
क्या मारा था? सर जगह तो नहीं है, लेकिन लकड़ी के महल में मारा था। और लौटने वक्त बिहार के आसपास का एरिया था वो, जहाँ पे मारा था ना इसको, वो बिहार के आसपास का एरिया था। अब लग रहा है तुम लोग एमबीटी नेक्स्ट क्लास में ही करोगे। ऐसा मत कहो यार, रोने लग जाएंगे बच्चे। पता नहीं, भूतों का है क्या? नहीं हाँ वो भूतों का है फिर उसे, भूतों का है ना वो, कहते हैं ऐसा भूतों का है। हाँ, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। उसी में तो शायद मंगोलों को दबाया था, पता नहीं किस में दबाया था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर एक मीनार सी बनी है, उसमें उसको मारा था। ये हो गया, आगे बढ़ जाए। फेंसिंग फेंसिंग देखिए। हम्म। आगे क्या है? ये तो था, नहीं और कुछ नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक की हेडिंग डाल लो। लिखो आप लोग, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा। सल्तनत, सल्तनत, इसका 1351 तक था ये। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा। इस अपनी राजधानी को। हाँ इसने ही लिखना था, मैंने ये लिख दिया गलती से। यह भी हो सकता है ये अपनी राजधानी को दिल्ली से, या इसने लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दौलताबाद ले गया। से स्वप्न, हाँ महाराष्ट्र में ही। ब्लड सगर कहते हैं इसको, है ना।
हाँ जैसे पहला बंदा तो इसमें कितना उतरा था क्या की थी? नहीं, पहला बंदा नहीं था। विद्रोह, हाँ, जनता के द्वारा, जनता का विद्रोह था ये। इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें इवन बतूता आता है, किताब लिखता है, ये सारी चीजें।